नमस्कार प्यारे मित्रों। आज आप लोग देख पा रहे होंगे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है यानी मेंशन है फौजदारी और दीवानी। यानी फौजदारी कानून और दीवानी कानून क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर हम लोग देखेंगे। जैसा कि मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर ये फौजदारी और दीवानी मामले होते क्या हैं, यानी ये कानून कैसे होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानने की उन लोगों की उत्सुकता होती है। तो मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, फ़िलहाल उतना समझ में नहीं आता है। फ़िलहाल मैं आज इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल बात करूँगा इस पर, ताकि इससे क्या होगा, मेरे सारे जितने प्यारे मित्र हैं सभी लोगों को क्या हो, हेल्प हो और समझें। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि आप सभी लोगों को देखना ये आवश्यक है, क्योंकि ये चाहे आप तैयारी कर रहे हों न कर रहे हों, या आप कानून की पढ़ाई कर रहे हो यानी लॉ कर रहे हों, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हों, यदि आप एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हो, तो भी आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि आखिर ये सिविल और क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जहाँ पर फौजदारी कहा ना, क्रिमिनल को आपराधिक और फौजदारी कानून भी कहा जाता है। आप इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है, फौजदारी या आपराधिक कानून भी कहा जाता है। तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि क्या अपराधी किसे कहेंगे, यानी आपराधिक कार्य किसे कहेंगे, फौजदारी किसे कहेंगे। आप समझिएगा कि फौजदारी उसे कहेंगे जहां पर क्या हो, जो कानून की दृष्टि में क्या हो, गैर कानूनी हो, जैसे या फिर अपराध की श्रेणी में रखा गया हो। यानी ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई क्रिया जो कानून की नज़र में क्या हो, अपराध हो, उसे क्या कह देंगे, आपराधिक कानून। ठीक, उसे क्या कह देंगे, अपराध माना जाएगा। मान लीजिए जैसे ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी करना, हत्या करना, दहेज उत्पीड़न आदि। दहेज उत्पीड़न से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, चोरी से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के घर से जाकर कोई चीज़ें ले या फिर किसी से कोई छीने, उसको पता भी ना हो और उससे बिना परमिशन लिए, अगर मान लीजिए चोरी कहेंगे किसी, एक बार आप लोग सोचिएगा कि किसी व्यक्ति से उसकी वस्तु ले लें लेकिन बिना उसके परमिशन के, और वो बिना परमिशन के लिए और कभी नहीं वापस करेंगे, तो इसको एक प्रकार से चोरी कह दिया जाएगा, आप लोग जानते होंगे। ठीक, यदि चोरी कोई करता है तो भी वो किस कानून के अंतर्गत आएगा, वो फौजदारी या फिर क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आएगा। अगर वो किसी की हत्या करता है, किसी की मर्डर कर देता है, क्या होगा, वो भी क्या आ जाएगा, फौजदारी कानून में आ जाएगा। अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं, किसी से फाइट करते हैं, किसी भी मामले को लेकर के, वहाँ पर भी अगर मामले बढ़ जाते हैं, बड़े स्तर पे जाते हैं, तो भी फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आता है दहेज उत्पीड़न। दहेज उत्पीड़न में भी बहुत सारी बच्चियों का बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न होता है, उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण होता है। यहाँ पर भी अगर इसको देखा जाएगा तो ये भी किस में आ जाएगा, आपराधिक कानून के अंतर्गत आ जाएगा। आप सिंपल से समझिएगा, सिंपल से यही समझिएगा, ऐसा कृत्य, ऐसा कार्य जो कानून में क्या हो, जिसे अपराध मान लिया गया हो, वही क्या कहलाएगा, आप क्या कहलाएगा, फौजदारी कानून कहलाएगा। अब बात आती है कि अब जैसे ही तो हो गया फौजदारी मामला है, तो उसके बाद क्या होगा, इसमें FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच कर देती है। जांच करने के बाद अदालत में वो मामला भेज देती है। अब मामला भेज दी, सबसे पहले हम लोग तो ये समझें कि कौन कौन से क्रिया जो है क्या हो रही है, कौन कौन से कृत्य ऐसे हैं जिनको अपराध की श्रेणी में रखा गया। अपराध हो गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, FIR दाखिल कर सकते हैं। FIR करने के बाद क्या होगा कि पुलिस क्या करेगी, उस मामले की पूरी तहकीकात करेगी, पूरी जांच पड़ताल करेगी। उसके बाद क्या करेगी, उस केस को भेज देगी अदालत में। उस केस को कहाँ भेज देगी, अदालत में भेज देगी। अब आपके मन में आएगा तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये केस किस अदालत में जाएगा, तो सबसे पहले क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तो लोअर कोर्ट में जाता है। ठीक, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला है। सुप्रीम कोर्ट में ये सब मामले तुरंत नहीं जाते हैं। आप लोगों को ये भी जानना आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कभी भी वादी प्रतिवादी प्रत्यक्ष रूप से यानी सशरीर वो वहाँ पे उपस्थित नहीं होते, उनके प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बात कर लिया है, आपसे जिक्र कर लिया है बहुत पहले भी, लेकिन यहाँ पर भी समझाना आपको आवश्यक, क्योंकि कुछ मित्रों के दिमाग में या उनके मस्तिष्क में ये बात आ सकती है, तो क्या सर ये जो पुलिस होते हैं जांच करने के बाद क्या डायरेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मामले भेज देते, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक,
तो क्या हुआ, अब ये केस भेज दी अदालत में। अब अदालत क्या करेगी, अदालत अपराध के जो दोषी है ना, इनको अपराधी जो अपराध किया है अगर उसको दोषी पा जाती है तो जेल या तो जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। ठीक, बात ये होती कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, ठीक, हत्या करने के बाद क्या हुआ कि उसका एफआईआर दर्ज हुआ, किसके द्वारा होगा, प्रतिवादी की तरफ से होगा। ठीक, किसकी तरफ से होगा, प्रतिवादी की तरफ से होगा कि वादी की तरफ से होगा। वादी प्रतिवादी होते क्या हैं, वादी उसे कहेंगे जिसको क्या हुआ हो, जिसको कष्ट हुआ हो। प्रतिवादी किसे कहेंगे, जो अपना क्या करेगा, संरक्षण करेगा। ठीक, तो जो हो गया उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या होगा, एफआईआर का भी आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। यानी कि कोई भी घटना हुई सबसे पहले आप रिपोर्ट कहाँ करिए, अपने यहाँ के थाना पे करिए, अपने यहाँ के पुलिस स्टेशन पे करिए। तो क्या हो जाएगा, पुलिस क्या करेगी, उसकी जांच करेगी और आगे भेज दी की प्रोसेस हो जाएगा। और जैसे ही अदालत में जाता है, अदालत अपना जांच पड़ताल करेगी, देखेगी, तहकीकात करेगी। उसके बाद क्या करेगी, वो जांच के बाद अगर पाती है कि जिस व्यक्ति को अपराधी कहा जा रहा है वो सच में दोषी है, तो ऐसे व्यक्ति को या तो जुर्माना लगा देगी या तो क्या कर देगी, जुर्माना या तो जेल कर सकती है, या फिर दोनों दे सकती है उसे, कि यानी कि 5 साल जुर्माना, 5 साल जेल और 50,000 आप जुर्माना जमा करिए। तो ये क्या हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि केवल जेल ही होता है, अगर व्यक्ति जो है एफर्ट नहीं कर पाता है, यानी जमा नहीं कर पाता है जुर्माना, तो उसकी वही सज़ा को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, 1 साल 2 साल 4 साल जो भी बढ़ा दे। ठीक, तो ये हो गया कौन सा, फौजदारी हो गया, यानी आपराधिक कानून। अब हम लोग बात करते हैं सिविल या दीवानी कानून क्या होते हैं। सिविल या दीवानी कानून, इसका संबंध क्या होगा, व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन से होगा, जैसे जमीन विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया और तलाक। इसका संबंध किससे है, कोई व्यक्ति विशेष है उसके अधिकारों के उल्लंघन से होगा। आप लोगों ने ये वीडियो अवश्य देखा होगा। मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि जब हम लोग बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों के बारे में, जिसमें हम लोग बहुत ही डिटेल देखे थे कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कैसे कैसे अपने इस अधिकारों के संरक्षण के लिए कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, यानी किस किस कोर्ट में जा सकते हैं, किस किस आर्टिकल के अंतर्गत जा सकते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहे एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें पूछा ही जाता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जाया जा सकता है, उसका शरण लिया जा सकता है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट की शरण कैसे ले सकते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ले सकते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर जिस कोर्ट में गया, अगर उस कोर्ट में जाने के बाद आप जब वो रीट जारी करेगी, जिस कोर्ट में आप गए हैं, तो वो कौन कौन से रीट जारी करेगी, कभी कभी ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को तैयार रखना चाहिए। ठीक, अब क्या होगा कि इसमें मामले कैसे आ जाएंगे कि किसी के व्यक्ति विशेष के अधिकारों का क्या होगा, उल्लंघन होगा। क्या हो रहा है, दोनों का उल्लंघन हो रहा है, अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, जो प्रभावित पक्ष होगा, जिसको ज़्यादा इससे क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्षति हो रही है, वो न्यायालय में क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है, यानी पिटीशन दाखिल कर सकता है। ठीक, अब क्या होगा उसके बाद, किराए से भी संबंधित मामले में मकान मालिक किराएदार पर, यानी अगर किराए से संबंधित है तो जो मकान मालिक है वो भी किराएदार पर क्या कर सकता है, केस कर सकता है। परंतु उसके आगे भी, या किराएदार मकान मालिक पर भी क्या कर सकता है, मुकदमा दर्ज कर सकता है। ठीक, आप समझिएगा। और इसमें क्या होगा कि अदालत जो होती है उचित राहत की व्यवस्था की जाती है। ठीक, उचित राहत की व्यवस्था की जाती है। उचित राहत से तात्पर्य होता है कि सेटलमेंट मैक्सिमम करा देती है। क्या करा देती है, सेटलमेंट करा देती है। या फिर आप इसमें क्या होता है कि अगर आप लोअर कोर्ट यानी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अगर कोई ऐसे मामले गए, ऐसे मुकदमे चल रहे हैं और मुकदमा क्या हो गया, वादी या प्रतिवादी, मान लीजिए क्या हो गया, वादी या प्रतिवादी अगर किसी एक के पक्ष में आ गया निर्णय, ठीक, किसी एक के पक्ष में आ गया निर्णय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधे आप कहाँ जा सकते हैं, लोअर कोर्ट में जा सकते हैं। लोअर कोर्ट के बाद क्या कहेंगे आप, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं,
आप क्या कर सकते हैं, जाकर वहाँ पे याचिका दायर कर सकते हैं, या फिर जाके वहाँ पे ये कह सकते हैं कि मैं इस न्यायालय की या फिर इस अदालत के न्याय से संतुष्ट नहीं हूँ। आप कदापि ऐसा नहीं कहेंगे कि इसके न्याय में क्या है, कुछ त्रुटियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यायालय की या फिर अदालत की क्या हो जाएगी, अवमानना हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या बातें हम लोग आज किए हैं, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, आपराधिक कानून, या एक और था दिवाली, या इसी को सिविल कानून बोलते हैं, दीवानी या फिर क्या बोल देते हैं, इसको सिविल कानून बोलते हैं। फौजदारी में क्या होता है, मैक्सिमम यही होता है कि अगर चोरी होती है, हत्या होता है, किसी को उत्पीड़न हो रहा है दहेज को लेकर के, या फिर अगर कभी झगड़ा हो जाता है तो वो सब मामले आ जाते हैं। और सिविल में यानी दीवानी में क्या मैक्सिमम यही आता है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होगा, और इसके साथ ही साथ इसमें संपत्ति से भी जुड़ा हुआ आता है। मैक्सिमम इसमें संपत्ति से जुड़े विषय ही आते हैं। तो क्या है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फौजदारी क्या होगा, वो लड़ाई झगड़े से संबंधित होगा या किसी का मर्डर से संबंधित होगा। लेकिन अगर आ जाता है दीवानी मामले किस में आ जाएंगे, यानी सिविल मामले किससे आ जाएंगे, तो किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित आ जाएगा, और इसके साथ ही साथ क्या आ सकता है कि संपत्ति से भी संबंधित आ सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, संपत्ति से भी है, वस्तुओं की अगर खरीदारी भी हो रही तो भी हो रहा है, यानी तलाक भी हो रहा है तो भी इसमें आ रहा है। जमीन विवाद देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे जमीन विवाद ही मेंशन किया है, इसका तात्पर्य क्या है कि इसमें जमीन विवाद ज़्यादा ही आते हैं। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। तो मित्रों, आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में चर्चा किया है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उस आपके डाउट के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।